हाय दोस्तों, मैं वाहिद सर आपके अपने यूट्यूब चैनल मारल एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आज मैं 10 गुणित 10 के कॉन्सेप्ट को पढ़ूंगा। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ पर लागू होता है, किस किस प्रकार के प्रश्नों पर अप्लाई हो सकता है, सबसे पहले हमको यही जानना जरूरी है। फिर इसको कितने तरीके से हल कर सकता हूँ, इसके कितने मेथड है सॉल्व करने के, हम उन सब को बारी बारी से सीखूंगा। तो हम अपने कॉन्सेप्ट के आगे की ओर चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, लिखा है सामने आपके कि 10 गुणित 10 का नियम वहां पर लागू होता है जहां पर फार्मूले में चरों से केवल और केवल मल्टीप्लाई हो। केवल और केवल मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि चर से भाग, घटाना और जोड़ना। फिर लिखा गया है कि 10 गुणित 10 का नियम वहां पर लागू होता है जहां पर अचरों से गुणा अथवा भाग हो। जैसे होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, वृत्त का क्षेत्रफल 22/7 आर स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पर जितने वेरिएबल मैं बोल रहा हूँ सबका मल्टीप्लाई ही है, गुणनफल ही है। अब आप लोगों के दिमाग में ये आएगा, अगर मान लो गुणनफल ना हो तो कैसे हल करेंगे। यदि गुणनफल ना हो तो हल करने का वही हमारा पुराना बेसिक स्ट्रक्चर, जो बेसिक मेथड है, हम उसी प्रकार से इसको हल करेंगे। फिलहाल ऐसे प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आते नहीं हैं, क्योंकि उनको लगाने का जो टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे सवाल पेपर में नहीं आएंगे। मान लो कभी आ जाएंगे तो उनको हल करने का वही तरीका है, जो पुराना मेथड है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, उसी के आधार पर हम उसको हल करेंगे। तो हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं, पहले समझने की कोशिश करते हैं, समझाते हैं कि ये 10 गुणित 10 होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपको बोला गया है कि कोई वस्तु अगर मान लो 100 रुपए में अगर मान लो 150 मिल रही है, अगर कोई वस्तु अगर 100 रुपए में 150 मिल रही है तो इसका मतलब है कि वो 10 रुपए पे कितनी मिलेगी। जब 100 रुपए में 150, 10 रुपए की बात करोगे, 10 से भाग कर दो, 10 से भाग करोगे तो 100 में 10 आ जाएगा, 150 में 10 से भाग करोगे तो 15 आ जाएगा। मतलब ये हो जाएगा कि जो वस्तु 10 रुपए में 15 मिल रही है तो वही वस्तु 100 रुपए में 150 मिल जाएगी। दोनों का जो कीमत है वो समान है, रेशियो में है, मिला के बात और कुछ नहीं है इसमें। तो आपको कुछ करना नहीं है, 10 गुणित 10 के नियम को लगाने के लिए कुछ नहीं करना होता है, केवल और केवल यही करना होता है कि अपनी प्रारंभिक राशि को 100 मान लेते हैं, उसी 100 में बढ़ी हुई वैल्यू को जोड़कर 10 से भाग कर देंगे, और घटाना करेगा, कमी करने की प्रतिशत में बात करेगा तो हम उसी में 100 से घटाकर 10 से भाग करेंगे। बस यही इतना कॉन्सेप्ट करना है बस। हाँ, वेरिएबल का जितनी बार प्रयोग किया गया हो 10 का गुणा उतनी बार होगा। अगर वेरिएबल का एक बार प्रयोग किया गया 10 का गुणा एक बार होगा, वेरिएबल का 2 बार प्रयोग किया गया तो 10 का गुणा 2 बार होगा। जैसे मान लो मैं आयत की बात करूं, एक आयत जिसकी लंबाई में 20% की वृद्धि कर दो, चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर दो, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो आपको पता होगा कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। यहाँ लंबाई और चौड़ाई 2 वेरिएबल है, इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई है। जब यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं तो यही 10 गुणित 10 2 बार लिखा जाएगा। या इनको हल करने के और भी तरीके हैं, लेकिन 10 क्रॉस 10 का जो नियम है, ये अगर मान लो वेरिएबल्स की संख्या बढ़ती जाए तो इससे जल्दी सवाल को नहीं लगाया सकता है। अगर वेरिएबल की संख्या बढ़ती जाएगी तो इससे जल्दी और किसी टाइप से और किसी मेथड से सवाल को हल करना इतना आसान नहीं होगा, वहाँ पर टाइम टेकन हो जाएगा, टाइम लगेगा। इसलिए हम 10 गुणित 10 को फॉलो करेंगे, और फिर जहाँ पर जैसी जरूरत पड़ेगी हम उसको उसी तरीके से, उसी रूल को, उसी फंडे को लगाकर हम अपने आंसर की प्राप्ति करेंगे। कभी कभी ये भी हो सकता है 10 गुणित 10 लगाने से अच्छा हम ऐसा नियम लगा दें जो और जल्दी हो जाए। तो हमको सारे नियम कानून को जानना जरूरी है, जो हमको आसान दिखेगा किसमें क्या अप्लाई करना है। ये तो मैथमेटिक्स है, तो ये प्रैक्टिस पे चलता है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपको सारी बातें क्लियर होती जाएगी, आपको किस पे क्या करना है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि 10 गुणित 10 का नियम वहां पर लगाया जाता है जहां पर फार्मूले में चरों से केवल और केवल मल्टीप्लाई हो। इसका मतलब इसमें फार्मूला कुछ इस तरीके से होगा, जैसे k बराबर a इंटू बी है, यहाँ पर 2 चर है, दोनों का मल्टीप्लाई है, यहाँ पर लागू हो जाएगा।
के बराबर ए इंटू बी इंटू सी, हो सकता है ये घनाभ के आयतन का फार्मूला यहाँ पर लागू हो जाएगा। फिर लिखा है के बराबर ए स्क्वायर इंटू बी, यहाँ पर एक वेरिएबल ए है जिसका 2 बार मल्टीप्लाई है और एक वेरिएबल बी है, तो यहाँ पर भी लागू होगा। जैसे यहाँ लिखा है के बराबर ए क्यूब, हो सकता है ये घन के आयतन का फार्मूला लिखा हो, तो यहाँ पर भी लागू हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखा है के बराबर ए इंटू बी प्लस सी, यहाँ पर देखो चर जो सी आया है यहाँ पर इसका जोड़ हो गया है, इसलिए यहाँ पर नहीं लागू होगा। उसी तरीके से के बराबर बी इंटू सी माइनस डी लिखा है, यहाँ पर भी लागू नहीं होगा। और के बराबर ए बटे बी लिखा है, यहाँ पर वेरिएबल से भाग होगा, इसलिए यहाँ पर भी लागू नहीं होगा। और ऊपर के जो फार्मूले लिखे गए हैं इन सारे फार्मूले में आपका 10 का नियम लागू हो जाएगा। तो सवाल का ट्रेंड कुछ ऐसे ही होता है, इसे बोल दिया जाएगा किसी घन की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, या बोल जाए किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यही सवाल है, इसी प्रकार के सवाल आते हैं। फिर अगला नियम लिखा है, अगला नियम ये लिखा है कि 10 का नियम वहां पर भी लागू होता है जहां पर फार्मूले में अचर से मतलब जिसका मान स्थिर हो, अचर से गुणा अथवा भाग हो। तो हमारे ग्रुप में कुछ ऐसे ही फार्मूले होते हैं जिसमें अचर से गुणा अथवा भाग हो। इससे मालूम मैंने बोला कि बेलन का आयतन 22/7 पाई आर स्क्वायर होता है, 22/7 त्रिज्या का स्क्वायर इंटू ऊंचाई। फिर बोल दिया जाए गोले का आयतन, गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 का गुणा अथवा भाग है, पाई का मान 22/7 मान लिया गया है और आर क्यूब त्रिज्या का होल होता है। तो यहाँ पर मैं फार्मूले का कुछ डेमो दिखा रहा हूं। यहाँ लिखा है के बराबर 1/2 ए इंटू बी, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लिखा है, यहाँ पर लागू हो जाएगा। के बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर भी लागू हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका अचर दिया है, अचर से तो गुणा हो तो भागो, गुणा भाग है कोई प्रॉब्लम। यहाँ लिखा है के बराबर ए इंटू बी प्लस 3, यहाँ पर चरों से तो मल्टीप्लाई है लेकिन अचर से जोड़ हो गए इसलिए यहाँ पर लागू नहीं होगा। के बराबर ए बटे बी प्लस 3, इसलिए यहाँ पर भी लागू नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अचर से जोड़ हो गया है। फिर एक जगह ये लागू और होता है, वो वहां पर लागू होता है जैसे मान लिया जाए कि कोई परिणाम गुणनफल के द्वारा प्राप्त हो। जैसे मान लो ये मार्कर है, अगर इस मार्कर की कीमत में अगर मान लो इस मार्कर की कीमत को मैं 20% घटा दूं, मैं इसकी कीमत को कुछ घटा दूं तो इसकी बिक्री, मुझको पता है अगर हमारी कीमत घटेगी तो हो सकता है इसकी बिक्री बढ़े। अगर इसकी कीमत मैं घटा दिया और निश्चित रूप से इसकी बिक्री जो है पहले से बढ़ गई, तो जब पहले से बिक्री बढ़ी है तो जो टोटल आएगा, जैसे एक मार्कर अगर 20 रुपये का है, अगर मान लो पहले मैं 5 मार्कर बेचता था तो 20 पंजे 100 होगा। अगर मान लो मैंने रेट घटा दिया, मैं 10 मार्कर बेचा तो 20 धामा 200 हो जाएगा। तो हमारी आय में वृद्धि हुई, उसी के अनुसार हमको प्रतिशत लाभ हानि होगा वो अलग बात है, लेकिन आय वृद्धि की बात करेगा, आवेश की बात है, वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट प्राप्त हो रहा है वो गुणनफल के द्वारा प्राप्त होता है। जिससे मतलब कभी कभी सुने होंगे कि किसी शुभ अवसर पर सिनेमा घर के टिकटों में 20% की कमी कर देने से टिकटों की बिक्री में 50% का इजाफा हो गया। जब टिकटों की बिक्री में 50% का इजाफा हो जाएगा तो सिनेमा हॉल की आय में वृद्धि ही होगी ना, क्योंकि सिनेमा घर की जो आय होती है वो एक टिकट का दाम गुणते एक शो में कितने लोग बैठ रहे हैं, कितने टिकट बिक रहा है, उन्हीं दोनों को अगर गुणा कर दोगे तो वही तो सिनेमा घर की आय होती है। और उसके बाद आय का जरिया और है, लेकिन जो हकीकत में आय जो होती है उसका जो मेन मोटिव है, जो फाउंडेशन पैसा उसके आने का जो जरिया है वो यही है, एक टिकट का दाम गुणते कितने टिकट बिके एक शो के लिए, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी आय आ जाएगी। तो अगर मान लो मैं उसमें क्या किया कि टिकट के दाम में कमी कर दिया तो टिकटों की बिक्री में अगर वृद्धि हो जाती है तो भी तो आय में वृद्धि होगी। वही हमको सीखना है। क्या सीखना है देखो, ध्यान से चलते हैं। तो मैंने आपको बता दिया सारी बातें कि 10 का नियम वहाँ पर लागू होता है जहाँ पर फार्मूले में चरों से केवल और केवल मल्टीप्लाई होता है, अथवा अचर से गुणा अथवा भाग हो, या 10 का नियम वहाँ पर भी अप्लाई होगा जहाँ पर परिणाम गुणनफल के द्वारा प्राप्त होता है। तो हमने आपको एक तरीका तो बताया।
अब इसी तरीके को किताबों में जैसे आपने एक फार्मूला बहुत प्रचलित है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई सब, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई सब, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई बाई सब। तो इन प्रकार के जो प्रश्नों को हल करने के लिए इन फार्मूले का प्रयोग किया तो जरूर जाता है, लेकिन ये जो सरल होते हैं केवल 2 वेरिएबल तक तो आसानी से हल किया जा सकता है, लेकिन जब 2 से अधिक वेरिएबल्स आना शुरू हो जाते हैं तो इनको हल करना कठिन हो जाता है, क्योंकि दशमलव में आंसर आता है, फिर इसका एक बार और यूज करोगे तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है 10 पूर्ति 10 का नियम कहाँ पर लागू होता है। एक बार मैं अपने पुराने प्रचलित फार्मूले को लिख दे रहा हूँ जिससे आप लोग भली भांति परिचित होंगे, इसलिए लिखा नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई फार्मूला लिखा है के बराबर ए इंटू बी, और मैंने मान लिया इस एक के मान में x% की वृद्धि हो रही है और b के मान में y% की वृद्धि हो रही है, तो टोटल वृद्धि क्या होगी, t हो जाएगा। टोटल परसेंटेज जो वृद्धि हो जाएगी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे ये हो जाएगा। अब मान लेते हैं एक के मान में x% की वृद्धि हो जाए, y% की कमी हो जाए, तो पहले वृद्धि के धन हो जाएगा, दूसरा कमी ऋण हो जाएगा, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100%। अब तीसरा फार्मूला हमारे पास ये है, मानते हैं दोनों में कमी हो जाए, a के मान में भी x% की कमी हो जाए और b के मान में भी y% की कमी हो जाए, तो माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100% वृद्धि होगी, कमी होगी तो रिजल्ट आने पता चलेगा। फिर मान लीजिए अगर मान लीजिए हो जाए a के मान में x% की कमी हो जाए, a के मान में x% की कमी हो जाए जबकि b के मान में y% की वृद्धि हो जाए, तो पहले कमी है माइनस पे प्लस y माइनस एक्स वाई बटे 100। तो मेरे कहने का मतलब ये है 10 पूर्ते 10 का नियम वहां पर लागू होता है जहां पर इन फार्मूलों को यूज किया जाता है, लेकिन ये फार्मूले के माध्यम से अगर मान लो हमारे वेरिएबल्स की संख्या 2 से अधिक हो जाती है तो इनको हल करने का तरीका ये होता है कि पहले 2 वेरिएबल को लेकर हल करो, फिर उसका जो परिणाम आया हमारे अगले तीसरे वेरिएबल से हल करना पड़ता है, क्योंकि ये 2 वेरिएबल को हल करता हूँ कभी कभी दशमलव में आंसर आ जाता है, फिर दशमलव का मल्टीप्लाई अपने अगले वाले वेरिएबल जब किया जाता है तो ये काफ़ी क्लिष्ट हो जाता है, काफ़ी पेचीदा हो जाता है। तो इन्हीं को दूर करने के लिए हमने 10 पूर्ते 10 का नियम आपको सिखाऊंगा। उसके बाद इस 10 पूर्ते 10 से भी अच्छे नियम मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा, जो आपको अच्छा लगेगा आप उन्हीं को यूज करना है। और अच्छे का मतलब ये होता है कि सारे नियम अच्छे होते हैं, कभी किसी की ज़रूरत पड़ती है कभी किसी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमको आना हर एक मेथड से चाहिए, जहाँ से हमको आसान दिखेगा मैं उसी को लगाकर अपने उत्तर की प्राप्ति करने की कोशिश करेंगे। तो मैं सवाल लिखता हूँ, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि सवाल आप लोग देख रहे होंगे कि सवाल किस प्रकार के बनते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है एक आयत जिसकी लंबाई को 10% बढ़ाया जाता है तथा चौड़ाई को 10% घटाया जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन है। तो इसको हम 10 पूर्ते 10 से लगाएंगे, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 जो होता है उसी लगाएंगे। मैंने आपको फिर एक बार बता दे रहा हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 का जो 4 फार्मूले अलग अलग चिन्हों के साथ हैं, इनका यूज वहीं पर होता है जहाँ पर रिजल्ट जो है गुणा करके प्राप्त होता है, अर्थात चरों से मल्टीप्लाई हो या चरों के साथ अचर से गुणा अथवा भाग हो या परिणाम जो है गुणनफल के द्वारा प्राप्त किया जाता हो, वहीं पर अप्लाई होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लड़का सवाल देखता है लगा नहीं पाता है, जैसे वो किताब का आंसर पढ़ता है तो वहाँ पर उसको मिल जाता है एक्स प्लस वाई बाई 100, सोचता है तो बड़ा आसान था। तो वही करें तो पहले समझो कि लागू कहाँ होता है, तो ये लागू वहीं पर होता है मैंने बताया जहाँ पर चरों से गुणा हो, अचर से गुणा अथवा भाग हो चरों के साथ, और या तो परिणाम गुणनफल के द्वारा प्राप्त होता हो। जैसे मैं पहले सवाल हल करने की कोशिश करता हूँ, एक आयत जिसकी लंबाई को 10% बढ़ाया जाता है चौड़ाई को 10% घटाया जाता है। देखो ध्यान से,
लंबाई में बोला है 10% बढ़ा दो, चौड़ाई में बोला है 10% घटा दो। मैंने बोला यहाँ पर हमको पता है आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणित क्या होता है, चौड़ाई होता है। यहाँ पर दो वेरिएबल है, दोनों का मल्टीप्लाई है, 10 गुणित 10 लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 गुणित 10 कितना हो गया 100। 10 इसलिए देख 5 गुणित 5 पर भी लग जाएगा, 1 गुणित 1 पर भी लागू होता है, कभी कभी कुछ टीचर लोग 100 गुणित 100 पर भी लगाते हैं, मैं तो 3 गुणित 3 पर भी लगा दूंगा। 3 के रेफरेंस में आपको वैल्यू सेट करनी आनी चाहिए बस। तो यहाँ पर बोला है कि लंबाई को 10% बढ़ाओ, तो मान लेते हैं पहले लंबाई 100 रही होगी, 10% बढ़ाओगे तो 110 हो जाएगी। मैंने कहा हर बार 10 से भाग दो, 10 से इसलिए भाग दिया जाता है क्योंकि हम 10 के संदर्भ में वैल्यू को ज्ञात करते हैं। मैंने पहले इस में बता दिया है कि अगर कोई वस्तु 100 रुपये में 150 मिल रही है, 120 मिल रही है, तो 10 रुपये में 12 ही तो मिलेगी ना, दोनों बात एक ही है ना। चाहे 10 रुपये में 12 दे, चाहे 100 रुपये 120 दे, दोनों को बात एक ही होती है। मैं इससे 10 से भाग कर दिया, तो वही 10 से भाग करो, लेकिन दामा 100 आ जाता है, इसलिए हमने 10 से किया है। जब 10 से भाग करोगे 100 में 10 जोड़ोगे 110, 10 से भाग करोगे तो 11, फिर 100 में 10 घटा दो तो कमी बोल रहा है 90, 10 से भाग करोगे 9, 11 9 99। पहले अगर 100 रुपये 100 अगर क्षेत्रफल रहा होगा, अब 99 होगा, कम कितना है 1, तो 1% क्या होगी कमी। ये तरीका तो ये हमारा। फिर मैंने बताया क्या करना है, आपको जितने वेरिएबल देखिए उतनी बार 10 गुणित 10 करना है, मतलब 2 वेरिएबल लिखे 2 बार 10 गुणित 10, दोनों का मल्टीप्लाई था। पहले में बोला 10% बढ़ा दो, तो हमने 10 बढ़ा के 10 से भाग कर दिया 100 में जोड़ के। फिर दूसरे में 10% कटौती करना है, 100 में 10 घटाया 90 आएगा, 10 से भाग किया 9 आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, आगे 99। हमारा पहले क्षेत्रफल 100 तक हो गया 99, तो 100 के संदर्भ में अगर 99 कोई राशि है तो 1% कम ही है। आगे देखो ध्यान से, फिर बोला तो दूसरा फार्मूले तरीके होता है, जब दो एक में वृद्धि है एक में कमी है, तो वृद्धि कमी का फार्मूला होता है x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। तो 2 वेरिएबल में इससे हल करना आसान तो दिखेगा, लेकिन जब 3-4 वेरिएबल आ जाएंगे तो इससे बहुत टफ हो जाएगा। 10 माइनस 10 गुणित 10 बटे 10 कर दिया 0, 100 में 100 से भाग करोगे -1 माइनस मतलब होता है कमी वाली। ठीक, अब एक तीसरा मेथड है जो इस तरीके लगाया जाएगा, तो मेथड नंबर 3 जो तुमको भी कुछ देर कल वाले वीडियो में बताया था पिछले लेक्चर में कि 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि का मतलब होता है 10 बटे 100 इसको 1/10 मिलेगा। ये हमारा कितना हो जाएगा 10 से 11, और ये बराबर कितना हो जाएगा 11। फिर बोला 10% की कमी कर दो, ये भी 1/10 होगा, 10 का एक है, एक कमी होगा 9 हो जाएगा, 10 से कितना हो गया 9, यहाँ जाएगा 100, यहाँ जाएगा कितना 99। एक देखो 100 से कोई राशि 99 हो रही है, 1% की कमी हो रही है, देखो ऐसे ही करनी 1/100 बोलते 100 में ऐसे हल किया जाएगा, 1% की कमी है 1/100 बोलते 100 तो करने यही तरीका होता है। फिर देखो मैंने क्या बोला, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 25% वृद्धि का मतलब 25 परिमाण 1/4 होता है। जो नीचे वाली जो वैल्यू होती है जो हर के रूप में लिखी गई होती है वो हमारी वास्तविक वैल्यू होती है, हमारी प्रारंभिक वैल्यू होती है। अगर 25% की वृद्धि है, 1/4 था, नीचे 4 है, अंश में 1 है, 4 से कितनी बढ़ गई 5 हो गई, 1 बढ़ा। आ जाओ सवाल, अगला सवाल बड़ा लिखा है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दो, तो हमको पता है वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर होता है। एक वेरिएबल है जिसका 2 बार मल्टीप्लाई है, तो 10 गुणित 10 2 बार कर दो, 10 गुणित 10 कितना होगा 100। 20% वृद्धि करना है, तो 100 में 20 जोड़ो 120 हो जाएगा, 10 से भाग करोगे तो 12 आ जाएगा, और वही राशि दोनों से ना 12 गुणित 12 2 बार 12 12 144, ये 100 आ गया, 54% वृद्धि हो जाएगी। फिर देखो ध्यान से अगला सवाल, अगला सवाल लिखा है, एक त्रिभुज जिसके आधार की माप 31.31 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई की माप 11.01 सेंटीमीटर है, यदि आधार में 10% की वृद्धि बोला है, आधार में बोला है 10% की, बेस के 10% की वृद्धि, जबकि ऊंचाई में बोला है 30% की कमी। अब ध्यान से समझने की बात यह है
यहाँ पर जो डेटा लिखे गए हैं 31.31 सेंटीमीटर, 11.01 सेंटीमीटर, इसका कोई रोल नहीं है। अगर वास्तविक रूप से क्षेत्रफल निकाल के हल करोगे तो रोल है, तभी जो उत्तर आएगा उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो जो मैं आंसर भी तुरंत निकालूंगा वही आंसर वहाँ पर निकल के आएगा। तो डेटा केवल दिखाने के लिए, तुमको डराने और धमकाने के लिए, इसका कोई रोल नहीं है। तो हमको बस इतना पता होना चाहिए कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो हमको पता है त्रिभुज का जो चिन्ह होता है 1/2 आधार मूर्ति कितना होता है ऊंचाई। यहाँ पर जो ये 1/2 है इसका कोई मतलब नहीं, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो हमेशा फिक्स रहेगी। जो वेरिएट कर रहा है, जो चेंज हो रहा है वो आधार और ऊंचाई चेंज हो रहा है। यहाँ पर 2 वेरिएबल 10/10 2 वाले के दरदाम। सो अब लिखा है कि आधार में 10% की वृद्धि कर दो, तो 10% वृद्धि करोगे तो 11 हो जाएगा, और 30% की कमी करोगे तो 100 से 70 तो से भाग 7 77 हो जाएगा। कमी कितनी आई 23% की कमी हो गई। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ही ये चैनल आगे बढ़ेगा। आप हमारे इस चैनल परिवार को बढ़ाने में मदद करेंगे। आप इस चैनल के परिवार का हिस्सा हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लिखा है, किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है फिर 20% घटाया जाता है। किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाओगे फिर 20% घटाओगे तो संख्या में मल्टीप्लाई तो होता है, गुणा होगा तो 10 गुणे 10 लग जाएगा। तो 10 गुणते 10 गुणा कितना 100। पहली बार 20% बढ़ाया गया है, जब पहली बार 20% बढ़ाया गया है तो ये हो जाएगा 100 से 120 10 लाख के बाद। दूसरी बार 20% घटाया गया है तो 100 से 80 10 से भाग के 8 12 कितना हो गया 6। कमी कितनी हुई 4% की कमी हो गई। तो यहाँ पर जो 4% की कमी हुई है, इसी 4% का मान यहाँ पर 50 लिखा है। कहा है किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है फिर 20% घटाया जाता है तो उसके मान में 50 की कमी होगी। यहाँ पर कितनी कमी हो रही है 4% की। यही 4% का जो मान लिखा है वो कितना है 50 है। तब इसी 4% में मान 50 लिखा है, इसका मतलब हो जाएगा 4% बराबर 50। तो हमसे संख्या पूछी है क्या है, इसको 100% कर दो तो मैं कर रहा हूँ संख्या जाएगी 25 से गुणा कर दो हो जाएगा 100% बराबर हो जाएगा 25 × 0 25 × 5 125। तो संख्या 1250 रही होगी दोस्तों। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगले सवाल पर अगला सवाल हमारा ये लिखा है, यदि किसी श्रमिक की आय को 20% बढ़ा दिया जाता है तो उसके मासिक कार्य दिनों को तथा उसके मासिक कार्य दिनों को 25% घटा दिया जाता है। यदि मान लो कोई व्यक्ति डेली वेज पे नौकरी करता है तो वो रोज जाएगा तो रोज पैसा पाएगा। अगर मान लो पर डे की उसकी कमाई मान लो 100 रुपये है, अगर वो महीने में अगर 25 दिन जाता है उसको 2500 पाएगा। मान लो किसी कंपनी ने कहा ऐसा है कि मैं तुम्हारा पैसा जो है 100 रुपये से बढ़ाकर 110 कर देता हूँ, लेकिन जब तुम 25 दिन नौकरी करते थे अब तुमको कुल 20 दिन करना है। तो अब डेली वेज जो श्रमिक होता है अब उसको ये समस्या हो जाती है कि वो गुणा करता है। मैं 125 रुपये रोज कमाता था, 25 दिन 100 रुपये कमाता था, 25 दिन ज़्यादा तो 2500 हो गए। अब उसको 120 रुपये अगर मान मिल रहा है तो हमको केवल 20 दिन काम करना पड़ेगा तो 1440 रुपये हो जाएगा। 120 रुपये 20 24 रुपये हो जाएगा। तो अब उसका नुकसान हुआ ना 100 रुपये का। तो कहने का मतलब ये होता है कि कंपनियां कुछ इस तरीके से अपने रूल को फॉलो करवाती हैं। वही सवाल लिखा गया है। तो वहाँ पर जो श्रमिक की जो आय हो रही है पर डे उसकी मजदूरी और एक महीने में कितने दिन काम कर रहा है उसका गुणा कर देता है तो उसकी मजदूरी आ जाती है। यहाँ पर भी गुणा हो रहा है 10 गुणते 10 कमी बढ़ जाए तो 10 गुणते 10 हो जाएगा 100। कहा रहा है कि इसके आय में 20% बढ़ोतरी कर दो तो 100 से 120 10 से बाद, और इसके मासिक कार्य दिनों में 25% घटा दो 100 से 75 10 से भाग करोगे 7.5 12 गुणते 7.5 कितना होता है दोस्तों 90। घटाओगे तो 10% इसकी क्या हो जाएगी, इसकी आय में 10% की कमी हो जाएगी। तो दोस्तों मैं
इसी कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू अपने अगले वीडियो में करूँगा, क्योंकि इसमें वे कुछ अलग टाइप के सवाल बनते हैं। आज मैं केवल आपको केवल 2 ही वेरिएबल का प्रयोग करना सिखाया हूँ। अगले वाले वीडियो में 3 वेरिएबल का प्रयोग करना सिखाऊंगा। 3 या 3 से अधिक कुछ भी दिया गया हो, सारी वेरिएबल को यूज करना सिखवा दूंगा। आज तक आपको इतना ही पढ़ाऊंगा आज के लिए। फिर अगला लेक्चर जो हमारा होगा मोर देन 2 वेरिएबल, या जितने वेरिएबल हो सबको अगली कक्षा में हम लोग पूरा का पूरा सीख लेंगे और बेहद आसानी से सरल तरीके से हल करेंगे। देखो इसे ये सवाल लिखा था, इसी को हम चाहते तो अपने दूसरे तरीके से हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 20% बढ़ा दिया जाए, तो हमको पता है 20% का मान होता है 1/5, अर्थात ये होगा 5 से कितना होगा 6। फिर बोला है उसके मासिक का बिलों को 25% घटा दो। 25% का तात्पर्य होता है 1/4, अर्थात 4 से कितना हुआ, ठीक। तो 5 जो कितना होता है 20, 6 से कितना 18, 20 से कितना कम हो गया है 18 होगा। कम कितनी हुई 2, 2/20 गुणते 100, 20 पंजे 100, 5 10, तो 10% की कमी हो गई। ये भी मेथड हम अप्लाई करेंगे। हमको जितने मेथड पता है अपने सारे मेथड को अप्लाई कर लेंगे, जहाँ आपको अच्छा लगेगा उसी को यूज करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात अगले लेक्चर पर होगी, कल होगी। थैंक यू।